रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक हॉट सीट झरिया भी है। और झरिया हॉट सीट किस लिए है ये भी बताएंगे। वैसे झरिया आपको पता है हॉट है ही। जहां के जमीन के अंदर आग लगी हुई हो तो वहां हॉट होने के लिए कुछ बचता नहीं है। और झरिया ए जंग में एक बार फिर आप देख रहे हैं आमने सामने है देवरानी और जेठानी। अब सवाल ये उठता है कि क्या देवरानी फिर से अपनी जेठानी से आगे निकल पाएंगी या जेठानी कमल खिलाने में सफल हो पाएंगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन आप अगर इतिहास देखेंगे झरिया विधानसभा का तो झरिया विधानसभा में 1977 से लेकर के अब तक, यानी एक बार केवल 1995 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी चुनाव हुए उसमें सिंह मेंशन परिवार का ही जो है सो वो वहां से विधायक चुनते रहे, चाहे वो सुरदेव सिंह का 1977 से लेकर के 1990 तक का चुनाव हो। इसके बाद फिर बच्चा सिंह 2000 में विधायक बने। बच्चा सिंह के बाद कुंती देवी विधायक बनी 2 मर्तबा। कुंती देवी के बाद संजीव सिंह विधायक बने और संजीव सिंह के बाद पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक हुए। अंतर क्या हुआ कि 2014 के बाद जो एक जंग होती है, जो एक विस्फोट होता है झरिया की धरती पर, वो विस्फोट जो है सो जो सुरदेव सिंह का परिवार है उसके बीच में बड़ी दरार पैदा कर देता है। और उस दरार के बाद जब 2019 का चुनाव होता है तो एक ही परिवार की 2 बहुरानी जो हैं चुनावी जंग में आती हैं। और चुनावी जंग में जनता को पूरा समर्थन मिलता है छोटी बहू को। हम बताएंगे दोनों के बीच का अंतर भी क्या है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोयलांचल की धरती में, अगर देखेंगे झरिया विधानसभा को, तो झरिया विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के, जिसके विस्थापन और पुनर्वास को लेकर लगातार जो है सो आंदोलन हो रहे हैं, लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकार जो है सो उसके विस्थापन और पुनर्वास को लेकर के योजनाएं बनती है, फ्लॉप होती है, फिर बनती है, फिर फ्लॉप होती है। लेकिन अब तक धरती के नीचे आग जो है सो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब भी झारखंड के दौरे पर जब भी आए तो उस समय समरेश सिंह जिंदा थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। पहली मर्तबा जो है सो जब राष्ट्रपति बने थे तो समरेश सिंह के ही कारण से पूर्व राष्ट्रपति झारखंड की धरती पर आए थे। और उस समय उन्होंने कहा था कि उसके लिए जो है सो नीति बनाने की जरूरत है, उसके लिए एक टीम वर्क करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा था कि वहां पर जो झरिया के जमीन के नीचे आग लगी हुई है उसको बुझाया जा सकता है। उसके बाद सरकारें लगातार इस चीज का वादे करते रहे, वादे पर प्रतिवादे होते रहे, लेकिन वो आग बदस्तूर जारी है, जल ही रही है। लेकिन इस बीच जो मुख्य परिवार है झरिया की धरती पर, जो मुख्य परिवार है जिसका पिछले 5 दशक से एक छत्र राज है झरिया के चुनावी दंगल में या झरिया विधानसभा क्षेत्र में, वहां की स्थिति को अगर आप देखते हैं तो वहां भी एक बड़ा खाई पैदा होता है। दोस्तों, याद होगा आपको वो काली रात 22 मार्च 2017 की, जब शूटरों ने धनबाद के पूर्व मेयर नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 25 गोलियां उनके शरीर में लगी थी। हालांकि 67 गोलियां चली थी और 67 गोली में 25 गोली उनके शरीर में लगी थी। डॉक्टर 17 गोली ही निकाल पाए थे, बाकी गोली भी, बुलेट भी वो शरीर से नहीं निकाल पाए थे। और इस हमले में जो है सो नीरज सिंह के साथ जो है सो उनके 3 सहयोगी भी मारे गए थे। एक ड्राइवर और 2 लोग थे साथ में मारे गए थे। और इसके बाद से ही जो है सो यहां पर जो है सो दोनों परिवार के बीच में, सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच में अदावत शुरू होती है।
ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा जो है सो सिंह मेंसन और रघुकुल चुनावी मैदान में आमने सामने हुए। 2014 के चुनाव में संजीव सिंह का मुकाबला नीरज सिंह, अपने ही चचेरे भाई नीरज सिंह के साथ होता है। नीरज सिंह चुनाव हार जाते हैं, संजीव सिंह चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये चुनावी पेंच थे, चुनाव हो रहे थे, चुनाव में दोनों भाई खड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद ये जो दृश्य सामने होता है 2017 का, जब नीरज सिंह को गोलियों से छलनी कर दी जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, उसके बाद से जो है सो लगा कि एक दहशत का माहौल झरिया में पैदा होगा। लेकिन उस दहशत के माहौल के बीच जिस तरह से पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने आप को स्थापित किया, जिस तरह से पूर्णिमा नीरज सिंह ने बुलंदी के साथ जनता का आवाज बनने का काम किया, वो सही मायने में कह सकते हैं एक वीरांगना के रूप में सामने आई थी। और नतीजा है, पिछले 5 सालों में जो पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक बनी है, पिछले 5 सालों में आरएसपी कॉलेज का मामला हो, पेयजल आपूर्ति का मामला हो, ये जो मूल समस्या थी पेयजल आपूर्ति की, उसमें 70% तक काम हो गए हैं। आरएसपी कॉलेज का मामला है, उसके बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं। मेडिकल व्यवस्था नहीं थी झरिया में, अपनी धनबाद जाना पड़ता था, उसकी व्यवस्था हो रही है। सड़कें जो बलियापुर, झरिया बलियापुर की सड़कें थी वो दुरुस्त हो गई हैं। कई काम हैं, काम हुए हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि एक अगर शिक्षित जनप्रतिनिधि सामने आता है तो वो थोड़ा टाइट हो सकता है, लेकिन वो जनता की चीजों को समझता है और जनता की चीजों पर काम करना जानता है और सरकार से कैसे काम निकाला जाता है ये भी जानता है। अब इस बार जो झरिया विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, अगर उसमें आप देखेंगे तो देवरानी जेठानी तो आमने सामने हैं ही, एक रुस्तम चाचा बीच में आकर के जो है सो त्रिकोण बना रहे हैं, जेल केम के हैं। अब रुस्तम चाचा कभी मासस में हुआ करते थे। 2009 के चुनाव में उन्होंने जो है 18,723 वोट, 2014 के चुनाव में 18,723 वोट लाए भी थे। लेकिन 2019 के चुनाव में वो खड़े नहीं हुए। और इस बार अचानक से जो है सो युवा पार्टी के नाम पर जो चुनाव लड़ रहा है जेएलकेएम, उससे एक युवा की दहलीज को पार कर गए नेता को वहां से टिकट दिया जाता है। और इसके बाद झरिया की धरती पर एक अलग ही चीजें गूंजती है, एक अलग ही बातें सामने आती है। और वो ये होती है कि आखिर रुस्तम अंसारी को पुशबैक किसने किया। रुस्तम अंसारी जो 2014 में चुनाव लड़ने के बाद 19 में चुनाव नहीं लड़े, तो इस बार कहां से फिर से रुस्तम अंसारी सामने आए। और ये भी सवाल उठने लगे हैं कि इतने जो मामले रुस्तम अंसारी पर जो उनके घर से जो मिला था, वो अमेरिकी नागरिकों का वहां से जो साइबर क्राइम का मामला आया हुआ था, काफी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद जो स्वच्छ छवि की राजनीति करने का दावा करने वाला, स्वच्छ छवि के कैंडिडेट को देने का दावा करने वाला जयराम मातो आखिर किस हिसाब से रुस्तम अंसारी को दिया और इसके पीछे टिकट देने के पीछे का राज क्या है, इस पर भी झरिया की जनता के बीच में चर्चा का बाजार गर्म है। और आप समझ सकते हैं कि ये रुस्तम अंसारी को कौन पीछे से सपोर्ट किए हुए है। बहरहाल राजनीति में होता है, लोग अपने जीत के लिए कई तरह के काम करते हैं और उसी का एक हिस्सा ये भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो झरिया विधानसभा क्षेत्र का जो इतिहास रहा है, अगर हम अलग राज्य बनने की बात करें, अलग राज्य बनने के बाद से, तो 2000 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के तहत, उस समय सुरदेव सिंह के छोटे भाई बच्चा सिंह चुनाव जीते थे समता पार्टी से। और इसके बाद फिर जब चुनाव होते हैं 2005 में, तो कुंती देवी वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतती हैं। फिर चुनाव होते हैं 2014 में, 9 में कुंती देवी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतती हैं। और फिर जब 2014 के चुनाव होते हैं तो कुंती देवी के पुत्र और सुरदेव सिंह के पुत्र संजीव सिंह वहां से चुनाव जीतते हैं। उस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो बच्चा सिंह की भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से ही हुई थी, कुंती सिंह की लड़ाई भी सुरेश सिंह से जो कांग्रेस पार्टी से उनसे हुई थी, और पूर्णिमा नीरज सिंह की भी लड़ाई
कांग्रेस पार्टी से पूर्णिमा नीरज सिंह, उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। भाजपा वर्सेस कांग्रेस लगातार झरिया विधानसभा क्षेत्र में होता रहा है। और इसके पीछे है कि वहां पर जो संगठन है, संगठन पूरी तरह से अगर देखा जाए, बीच में एक मर्तबा जनता दल से आबो देवी वहां से चुनाव जीती थी, उसके बाद यह स्थिति बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में क्या हो रहा है दोस्तों? अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ था। अमित शाह जी के कार्यक्रम में जो मूल बातें थी, जो पुनर्वास की बातें हो रही थी, रिहेबिलिटेशन की बातें हो रही थी झरिया में, उस पर अमित शाह जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। और इसके बाद से फिर से एक मर्तबा झरिया की जनता के बीच में जो है सो ये आवाज गूंजने लगी है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार इसको लेकर के लगातार कह रहा था कि झरिया में जो लोग रह रहे हैं, पुनर्वास की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी, उनको कहीं पर बसाया जाएगा। ये बातें नहीं आई। लेकिन जब उसके बाद कल्पना सोरेन की सभा होती है, तो कल्पना सोरेन की सभा में जो कल्पना सोरेन ने कहा कि झरिया में आग लगी हुई है, लेकिन झरिया को हम चांद बनाएंगे। झरिया में आग लगी है, झरिया को चांद बनाएंगे। और कल्पना सोरेन का जो स्पीच होता है, या कल्पना सोरेन जिस तरह से जाकर के जनता के बीच में अभी पूरे चुनाव में देखा गया अपनी छाप छोड़ती हैं, तो इसको लेकर के भी चर्चा जो है सो अभी से शुरू हो गया, क्योंकि 20 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। और इस बीच इस तरह के चर्चा होने के बाद जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जो स्थिति बनती है, जो स्थिति वहां की रहती है, उस स्थिति में कुछ न कुछ समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। और यही स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। अभी तक का जो दृश्य बन रहा है, उस दृश्य में देवरानी और जेठानी के बीच टक्कर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस बीच जिस तरह से त्रिकोण बनाने का प्रयास रुस्तम अंसारी कर रहे हैं, वो कहीं फुस बम न साबित हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनता के सामने उनकी असलियत धीरे धीरे आ रही है। और इन सारे विषयों के बीच में एक चर्चा का बाजार यह है कि पूर्णिमा के साथ प्लस पॉइंट यह मिल रहा है कि उनको जो वो शिक्षित हैं, बोलने का लहजा उनका, ये चीजें जो है सो उनको उभारने का काम कर रहा है अन्य प्रत्याशियों की तुलना में। और लगातार जिस तरह से विधानसभा के पटल पर हो या फिर सरकार के समक्ष जाकर के वो झरिया की समस्याओं को लेकर के जिस तरह से मुखर रहे, जिस तरह से उन्होंने झरिया की समस्याओं के निदान का प्रयास किया, इसकी भी चर्चा हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या झरिया में थी विस्थापन और पुनर्वास की, और साथ ही साथ पेयजल और बिजली की। तो पेयजल के मामले में 70% सफलता मिल गई है, बिजली के मामले में भी बहुत हद तक सफलता मिली है। और विस्थापन और पुनर्वास चूंकि केंद्र सरकार का मामला है वहां का, इस पर काम कराने में ये भी सफल नहीं हो पाई है लगे, लेकिन आवाज इन्होंने उठाया है इस विषय को लेकर के भी। अब देखना है कि जनता का मिजाज क्या होता है। झरिया की जनता का मिजाज अगर आप वोट परसेंटेज के माध्यम से देखेंगे तो झरिया में जो है सो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है सो 20.7% है। मुस्लिम आबादी 20.7% है। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 25.3% है। 10% के करीब जो है शेड्यूल कास्ट की आबादी है, और सामान्य लोगों की आबादी जो जनरल कास्ट के लोग हैं उसकी भी आबादी 18 से 20% के करीब है। जाहिर तौर पर यह देखा गया है वोट का ट्रेंड जो होता है वो जनरल जो होता है, सामान्य जाति का ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट जो है सो सीधे तौर पर वो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का जो भी दल है उसके फेवर में जाते हुए दिखा है। शेड्यूल ट्राइब्स का भी ज़्यादातर वोट जो है सो वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिखा है। और रह गई बात शेड्यूल कास्ट की, तो उसका समर्थन जो है सो भाजपा को मिलता रहा है। अगर इस हिसाब से भी देखते हैं तो पलड़ा जो है सो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का यहाँ पर मजबूत है, लेकिन उतनी भी मजबूत नहीं है।
इसको अभी 3 दिन समय बचे हुए, किस तरह से एक दूसरे को पछाड़ने के लिए लोग अपने दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने वोटर को आगे कर पाएंगे, दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने वोटर को बूथ तक ले जाने में कितना सफल होते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि सामान्य तौर पर देखा गया है कि शहरी मतदाता निकलते कम हैं। पिछले मर्तबा भी 52% यहाँ पर वोटिंग हुआ था। तो जाहिर तौर पर शहरी मतदाताओं का निकलना आवश्यक है। और पूरी तरह से अगर देखें, झरिया विधानसभा 100% शहरी आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जब तक जनता निकलेगी नहीं, क्योंकि रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर के जो चुनाव हुए हैं, इसमें हमने देख लिया है कि वोटिंग परसेंटेज शहरी क्षेत्रों में क्या हुआ है। अगर उसकी तुलना करें प्रथम चरण वाले चुनाव में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता ने टोकरी भरकर वोट डाला, लेकिन शहरी क्षेत्र के मतदाता पकौड़े चाय में व्यस्त रह गए। अब ये देखना होगा कि पकौड़े चाय के लुत्फ उठाने से ज़्यादा अगर मतदान का लुत्फ झरिया की जनता उठाती है, तो निश्चित रूप से ये जंग जो झरिया की जंग है, वो जंग शानदार होगी। और ये हॉट सीट किसके पाले में जाएगा, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी दोनों ही तरफ से जमकर तैयारी की जा रही है, लगातार जनता से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन एज मिलता हुआ अभी भी दिख रहा है, जो एज मिल रहा है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में एज मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।